मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। और हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम नया जो इसका अगला टाइप होगा, अगला प्रकार होगा, वो होगा कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है। इसमें एक ये ऐसा फंक्शन होता है, इसकी डोमेन का चाहे जो एलिमेंट हो, लेकिन कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ सभी की इमेज बनेगी। यानी कोडोमेन का एक ही एलिमेंट होगा, उसी के साथ डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज बनेगी, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे यदि आप लेना चाहें तो आप इसे लिखेंगे f(x) जो इक्वल टू k लिख दें, यानी कांस्टेंट से के बराबर कर दें, तो भी आप क्या करेंगे, उसे कांस्टेंट फंक्शन करके दिखाएंगे। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ऑल एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑफ डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, टोटल की जो इमेज होती है वो क्या होती है, कोडोमेन में एक ही पॉइंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये फंक्शन आप ले रहे हैं जो आपने डिफाइन किया है, ए से बी में डिफाइन कर दिया, फंक्शन को आपने डिफाइन कर दिया ए टू बी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हैव सेम इमेज रखा होगा। सेम इमेज किसमें, इन कोडोमेन is known as constant function। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से यदि इसे लिखा जाएगा तो f(x) इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k। f(x) इक्वल टू k हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। तो चलिए आप लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब दैट इज आप यहाँ से लिखेंगे कि जो f(x) होगा, f(x) इक्वल टू आपका k होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, रियल नंबर आपने ले लिया। या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो k है वो आपका किसका एलिमेंट होगा, k एलिमेंट होगा। यदि फंक्शन आपने लिया है, या आपको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके और लिख लीजिएगा, जिससे कि लिखेंगे तो यही चीज़ थोड़ा सा चेंजिंग करके लिख लेते हैं, उस फंक्शन को भी इंक्लूड करके लिख लेते हैं। तो आप लिखेंगे दैट इज, इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन है जो a से b में डिफाइन हो रहा है, एक फंक्शन है जो a से b में डिफाइन हो रहा है, तब यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a जो कि आपका रियल नंबर का ही होगा a, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहीं पर जो f(x) है, f(x) की वैल्यू होती है वो k होती है, और यहाँ पर जो k है ये बिलोंग्स टू होना चाहिए b में। k कहाँ बिलोंग होना चाहिए, b में बिलोंग होना चाहिए, यानी ये आपका कोडोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया में। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया कि कोई फंक्शन है आपका जो r से r में डिफाइन है। कोई हमने फंक्शन ले लिया जो r से क्या हो रहा है, r में डिफाइन हो रहा है, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर की है और कोडोमेन भी रियल नंबर की है। अब आपसे कह दिया जाए सच दैट, ये इस तरह से डिफाइन है, सच दैट कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपसे दे दिया जाए 8 आपका क्या हो गया, k की वैल्यू हो गई एक तरह से। f(x) इक्वल टू आपसे कह दिया जाए 8, ये कह दिया, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। 8 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। यदि इसे ग्राफ पर भी लेना चाहें तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, फंक्शन ग्राफ एक ही तरह से हो जाता है। ये x जो होगा, ये y जो होगा, और ये f(x) इक्वल टू 8 हो रहा है, तो 8 की वैल्यू ऊपर आएगी, यानी हमने मान लिया कि यहाँ पर ये वैल्यू है, ये आपका हो जाएगा 0,8, ये पॉइंट हो गया। अब जो आएगा
फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का हम ग्राफ लेंगे तो ग्राफ क्या होगा, x की चाहे जो वैल्यू हो इसके लिए 8 आएगा, x की चाहे जो वैल्यू ले लीजिए इसके लिए क्या आएगा, इमेज सब 8 पर बन रही हैं। और दूसरे तरीके से लेना चाहें तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके पास ये ए सेट ले लिया, दूसरा बी सेट ले लिया, इसमें आपने क्या लिया है, रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर की बात कर रहा है तो ये माइनस इन्फानाइट और प्लस इन्फानाइट आपने बाउंड्री पर ले लिए, और इसका एलिमेंट जो भी इसमें होगा कम से कम एक एलिमेंट तो होगा, 8 होगा। अब इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जहाँ पर इस लाइन पर जितने भी रियल नंबर्स हैं, लाइन पर सब रियल नंबर मिलेंगे, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच में 1 2 3 4 5 1.5 1.2 -1.2 है ना, -3 -4 सब इसी लाइन पर मिलेंगे। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जाकर के कहाँ पहुँच रही है, 8 पर पहुँच रही है। प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इन्फानाइट पॉइंट होते हैं तो इतना आप खींच भी नहीं सकते। तो इस तरह का जो फंक्शन हो जाता है ये हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन, ये हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। चलिए सेकंड एग्जांपल आप लेना चाहें तो और ले लीजिए। ये आपने ले लिया फंक्शन ऑफ आर यानी रियल नंबर का हमने ये दिखा दिया, और ये एलिमेंट इसमें केवल एक ही ले लिया, वो 7 ले लिया। ये हमने क्या ले लिया, केवल एक ही एलिमेंट ले लिया 7। इसका मतलब जो रियल नंबर जितने हैं उसकी सबकी जाके इमेज कहाँ बनेगी, 7 पर बनेगी। इस तरह से ये हमने देखा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो इंक्लूजन फंक्शन की बात करेंगे। अगला जो हम बात करेंगे वो इंक्लूजन फंक्शन की बात करेंगे। देखिए इंक्लूजन फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा लेकिन ये 1 1 इंटू होगा, ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो इंक्लूजन फंक्शन पर बात करते हैं। अगला टाइप है आपका इंक्लूजन फंक्शन। इंक्लूजन फंक्शन हालांकि जो चीज़ें आपको बताए जा रहे हैं तो इनसे पूछे जाने की क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संभावनाएं न बने। इसीलिए ये आपको तैयार तो रखने ही रखने हैं, नज़र तो डाले ही रखनी है, क्योंकि यदि एग्जाम में आ जाएगा तो हमें सॉल्यूशन आराम से मिल सके। तो इंक्लूजन फंक्शन में आपका क्या होता है, आपके पास कोई एक फंक्शन होगा, एफ हमने ले लिया, एक एफ जो कि ए से बी में डिफाइन है, एक हमने फंक्शन ले लिया जो कि ए से बी में आपका क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। तो चलिए हमने ले लिया ये ए से बी में डिफाइन हो रहा है कोई फंक्शन ए टू बी, इज ए फंक्शन सच दैट, इज ए फंक्शन सच दैट, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सच दैट यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो फंक्शन ऑफ एक्स है ये क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। इस तरह से ये फंक्शन जब आपका होता है, और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक फंक्शन है आपके पास जो ए से बी में डिफाइन है, और इस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या, आप सेट ए लीजिए, यहाँ से सेट ए लीजिए, क्योंकि ये तो रियल नंबर होगा ही, हमने सेट ए लिया है। यहाँ रियल से रियल में लेते तब हम आर यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ पर हमने सेट ए लिया है, यहाँ पर हमने सेट ए लिया है, इसीलिए आप यहाँ पर सेट ए लीजिएगा। फिर ये सेट ए ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये आपने ले लिया। यदि यहाँ रियल नंबर टू रियल नंबर लेते तो वहाँ रियल नंबर लिख देते। चलिए ए ले लिया तो ये लिख दिया। देन दिस फंक्शन इज नोन एज, then this function is known as inclusion function। inclusion function, तब इस फंक्शन को जो हम कहते हैं वो कहते हैं inclusion function कहते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ये होना चाहिए, लेकिन हमने बताया था एक चीज़ और आपको बताई थी कि ये फंक्शन होता है वो कैसा होता है, 1 1 इंटू होता है। यहाँ से दिखाई दे रहा है ये 1 1 होगा, और ये फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, 1 1 इंटू होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, तो नोट में लिख लीजिएगा, बल्कि या नीचे लिख लीजिएगा इंक्लूजन फंक्शन, नीचे लिख लीजिएगा इंक्लूजन फंक्शन। इंक्लूजन फंक्शन, जो इंक्लूजन फंक्शन होता है वो कैसा होता है, इज 1 1, ये आपके पास होता है। इंक्लूजन फंक्शन कैसा होता है, 1 1 इंटू बोला था हमने, 1 1 इंटू होता है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 1
इंटू, ये आपने ले लिया, 1 इंटू होता है फंक्शन। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की, आगे हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की। देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पर, आइडेंटिटी फंक्शन और इंक्लूजन में थोड़ा सा चेंजिंग है। डेफिनेशन सेम उसी तरह की है, बस चेंज इतना है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये 1 ऑन टू होता है, ये आपका था ये 1 इंटू था, और ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो 1 ऑन टू होता है। कहने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के को डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज को, जिसकी प्री इमेज आपकी डोमेन में न हो। और इसमें क्या होगा, इसमें कोई न कोई एलिमेंट आपका खाली छूट जाएगा, कोई न कोई एलिमेंट रिमेनिंग बचेगा इंक्लूजन फंक्शन में, ये डिफरेंस होगा बस। तो चलिए आइडेंटिटी फंक्शन को भी हम लोग लिख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन में भी यही लिखेंगे, एक फंक्शन होगा जो ए से बी में डिफाइन होगा। तो आपने लिख दिया एक फंक्शन है आपके पास, एक फंक्शन है, और ये ले लिया आपने ए एफ, और ये ए टू बी आपका डिफाइन है। और ये डिफाइन होगा तो किस तरह से डिफाइन होगा ये भी लिखना है, सच दैट, ये इस तरह से आपका डिफाइन होगा कि सच दैट, ये आपने ले लिया कि यहाँ फंक्शन अब हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम फंक्शन लेंगे और उसके एलिमेंट्स के बारे में लिखेंगे। तो हमने दिखा दिया है कि ये ले लिया f, और यहाँ पर आपने ले लिया y, x, ये ऑर्डर पेयर ले लिया, यहीं y इक्वल टू आपका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सीधा सा यही होगा कि fx इक्वल टू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, fx इक्वल टू जो होना चाहिए x होना चाहिए। तब यही आपका कहलाता है इज नोन एज, ये आपका क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये आप आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, 1 इंटू होता है, ये आपको ध्यान रखना, सॉरी 1 ऑन टू होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 ऑन टू, इज 1 ऑन टू, बस यही इसकी पहचान है दोनों की, और दोनों में अलग करना आप नहीं कर पाएंगे, यही पहचान है कि 1 इंटू और 1 ऑन टू। यदि आप निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन आपका किस तरह का है। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, हमने देखा कि एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 90 पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपसे कहा है कि ए फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी वेयर f0 इक्वल टू 0, 0 की इमेज बन रही है 0 पर बन रही है, f1 की इमेज 1 पर बन रही है, और यहाँ पर देखेंगे f2 की इमेज 2 पर, f-2 की -2 पर, f-3 की -3 पर। अब a की आप देख रहे हैं, a में जो एलिमेंट यहाँ पर यूज हुए -3, -2, 2, -3, -2, 2 और 1 0 1 0 ये हुए हैं इंक्लूड a में जी। b में अब आपके कौन कौन से एलिमेंट बनी थी इमेज, एक आपकी 0 इमेज बनी है, 0 के बाद 1 बना है, उसके बाद आप देखेंगे 2 बना है, और इसके बाद देखेंगे आपका कौन सा बना है, वो सॉरी -2 बना है, -3 बना है। यानी बाकी के देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट और आपके बी में कैसे हो गए, रिमेनिंग हो गए, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये आपके पास जो फंक्शन हो गया, ये फंक्शन आपके पास हो गया इंक्लूजन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्लूजन फंक्शन हो गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन फिर है, ए फंक्शन जो हमारा f है जो फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है, वेयर f0 इक्वल टू 0, देखिएगा 0 की इमेज 0 पर बन रही है, 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, -2 पर, f-3 की इमेज -3 पर। अब a के एलिमेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपने 0 लिया था, 0 है, यहाँ पर आपने 1 लिया है, 1 है, यहाँ पर आपने ये देखिए 2 लिया है तो 2 एलिमेंट है। अब यहाँ पर आपने -2 लिया है तो ये -2 एलिमेंट भी आप ले लेंगे। ये -2 है तो यहाँ पर देखेंगे -2 आपका हो रहा है, ये -3 है तो ये -3 हो गया। यानी जो डोमेन है, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट की इमेज हो रही है, कहाँ कहाँ पर हो रही थी, 0 की इमेज कहाँ हो रही है, 0 पर हो रही है, 1 की इमेज कहाँ हो रही है, 1 पर हो रही है, 2 और यहाँ -2
2 की इमेज उधर देखिए लास्ट में 2 पर हो रही है, -2 की इमेज -2 पर हो रही है, और -3 की इमेज आपकी -3 पर हो रही है, तो ये भी हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे कि आइडेंटिटी जो यहाँ पर जो फंक्शन हो रहा है इसमें डोमेन का भी प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है, और को डोमेन में भी कोई भी एलिमेंट आपका रिमेनिंग नहीं है, यानी शेष नहीं है। तो इस तरह से जो ये फंक्शन आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। यानी ये फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कैसा होता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। ये हम लोगों ने देखा। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे वो अगले फंक्शन पर बात करेंगे, और ये होगा रिस्ट्रिक्शन फंक्शन। रिस्ट्रिक्शन फंक्शन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए रिस्ट्रिक्शन फंक्शन क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिएगा। रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन हमने ले लिया a, जो a1 से b में डिफाइन है। दूसरा फंक्शन हमने ले लिया, चाहे तो इसे f1 लिख लीजिए, या इसे आप f और g के नाम से, दूसरे को g लिख लीजिए, पहले को आपने f लिख लिया है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा चलिए g हम ले लेते हैं, और g हम लेंगे तो ये हमने g फंक्शन ले लिया। इसकी जो a2 कहाँ से कहाँ पर है, ये भी b में डिफाइन है। को डोमेन दोनों की अलग अलग हैं, वो सॉरी को डोमेन सेम है लेकिन डोमेन अलग अलग है। और ये इस तरह से है सच दैट, ये इस तरह से है कि a1 इज द सबसेट ऑफ a2 होना चाहिए, a1 इज द सबसेट ऑफ a2 होना चाहिए, इस तरह से है ये। तब जो ये फंक्शन आपका होता है, ये फंक्शन आपका क्या कहलाता है, ये फंक्शन है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर फॉर ऑल जो x बिलोंग्स टू होना चाहिए वो हम क्या ले रहे हैं, a1 ले रहे हैं, a1 ले रहे हैं। तब जो फंक्शन ऑफ f है ये आपका रिस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑफ g कहलाता है ना। साथ ही साथ में एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर fx इक्वल टू gx भी होना चाहिए, fx इक्वल टू gx भी होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि देन, तब हम कहते हैं कि f इज रिस्ट्रिक्शन फंक्शन, रेस्ट्रिक्शन फंक्शन ऑफ g, और g को बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, एंड g इज द एक्सटेंशन फंक्शन ऑफ f, g इज द एक्सटेंशन, g इज द एक्सटेंशन फंक्शन ऑफ x, एक्सटेंशन फंक्शन ऑफ f, ये बोला जाता है। ये इस तरह से रिस्ट्रिक्शन आपका फंक्शन हो गया। आगे हम लोग फिर बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग फिर बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब ये इंक्रीज करेगा, और फंक्शन आपका हो गया या फलन हो गया, तो इसे क्या बोला जाता है, वर्धमान फलन भी बोलते हैं। जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिसकी वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है उसे हम वर्धमान फलन भी बोलते हैं, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ये हमने ले लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है। थोड़ा सा पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं थोड़ा ग्राफ के माध्यम से, तब फिर इस पर चलते हैं। एक फंक्शन आपने इस तरह से ले लिया कि चलिए यहाँ पर आपने ले लिया, ये हमारे पास x हो गया, डोमेन के एलिमेंट आएंगे, y हो गया, को डोमेन के एलिमेंट आएंगे इस पर। अब जो फंक्शन हम ले रहे हैं, तो कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर ले लीजिए, और फंक्शन वर्धमान की बात हो रही है, तो यहाँ से लेकर के इस तरह से ये चल रहा है, लगातार बढ़ रही है वैल्यू। यहाँ पर हमने मान लिया ये x1 पॉइंट है, और यहाँ पर हमने मान लिया कोई दूसरा पॉइंट x2 है। इस पर यदि वैल्यू हमने मान ली, इस पर यदि ये वैल्यू हमने मान ली, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं कि fx1 लिखा जा सकता है, और जो ये वैल्यू है ये वैल्यू आप लिख सकते हैं कि fx2 है। तो x1 पर ये fx1 बन रही है, और 2 पर ये fx2 बन रही है, जो ये वैल्यू है fx2 के बराबर है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखेंगे जो x1 है, x1 इज लेस देन x2 है, तो दिस इम्प्लाइज आपसे ये करता है कि फंक्शन ऑफ x1 और इज लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2।
यदि ये होता है तब इसे बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, तब इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाएगा। यदि यहीं पर x1 इज लेस देन x2 है, अब ये कहीं पर भी इक्वल ना हो, केवल कैसा हो, बड़ा ही हो, तो f(x1) इज लेस देन f(x2), तब इसे बोला जाता है, तब इसे क्या बोला जाता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास कोई एक फंक्शन है और ये फंक्शन हमने बोल दिया f(x), फंक्शन हमने कहा f(x) है, इज सैड टू बी, इज सैड टू बी, सैड टू बी, यानी इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है, सैड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, सैड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन, इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। कब, जब हम यहाँ पर x1 और x2 के रिलेशन को ले लें तब, ठीक है। फंक्शन, अब यदि मान लीजिए कोई इंटरवल भी लेना है तो आप लिख लीजिएगा ऑन इंटरवल, ऑन इंटरवल, और इंटरवल आपने ले लिया, सपोज कर लीजिएगा a, b, ये इंटरवल ले लिया। इंटरवल का मतलब हो गया, जैसे ये आपने ले लिया a पॉइंट ले लिया, यहाँ पर b पॉइंट ले लिया, और a और b के बीच में x1 x2 कोई भी आपके पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपके हो सकते हैं। अब इफ़ यहाँ पर आप लिखेंगे वही, इफ़ x1 इज लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज आपका करेगा फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन एंड इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, ये आपका करेगा, तब आपका इंक्रीजिंग होगा। और अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू जो होगा वो कहाँ पर होगा, ओपन इंटरवल जो आपने लिया है ए बी, इसी में बिलोंग करना चाहिए। यदि यहाँ पर क्या हो जाता है, एंड, एंड इफ़ हमने क्या ले लिया, और ले लिया कि x1 इज लेस देन x2 है, और ये इम्प्लाइज कर रहा है कि फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन फंक्शन ऑफ x2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, देन इट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज, then it is known as strictly increasing function, strictly increasing function, strictly increasing function, इसे हम strictly increasing function बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये strictly increasing function हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, यदि एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो आप ले लीजिए, स्ट्रिक्टली का मतलब हो जाता है निरंतर, यानी लगातार, निरंतर, निरंतर वर्धमान फलन, इसकी वैल्यू मान वो हो जाएगा, नाम हो जाएगा। यदि यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल चलिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल ग्रेसिया, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। हमने मान लिया कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन जो हमने ले लिया है, और ये फंक्शन है आपका 3x + 17, तो एक फंक्शन हमने ले लिया, एक फंक्शन ले लिया हमने, और फंक्शन यदि हम लेते हैं, यानी जो क्या होगा, f(a to b) डिफाइन है, एक फंक्शन सच दैट, इस तरह से है, हमने जो बोला था वो अभी हमने क्या बोला था, कुछ चीज़ें उस तरह से बोली थी, 3x + 17, तो चलिए f(x) इक्वल टू लिख दीजिएगा, कुछ और भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3x + 17 ये हमने लिख दिया, माइनस लिख लीजिए, प्लस में लिख लीजिए, क्योंकि यदि हम माइनस में लिखेंगे तो आपका डिक्रीजिंग होने लगेगा, प्लस में ही लिखिएगा। बाकी का 2x + 5 लिख लीजिए, कुछ और भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने ले लिया लेट, हमने ये लिया कि x1 और x2 दो नंबर हैं जो बिलोंग्स टू कहाँ पर कर रहे हैं, रियल नंबर में कर रहे हैं, और सच दैट ये इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2 है। अब आपने क्या किया, फंक्शन इस फॉर्म में आ रहा है तो पहले 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो निश्चित रूप से 3x1 इज लेस देन होगा 3x2 के। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 17 ऐड कर दिया, तो 3x1 + 17 इज लेस देन हो जाएगा 3x2 + 17 के। देखिए फंक्शन के फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में हमें लाना था। तो इस तरह से ये हो रहा है आपका फंक्शन ऑफ x1 इज लेस देन आपका हो रहा है फंक्शन ऑफ x2। ये
मिल रहा है, ये तब मिल रहा है जब x1 इज लेस देन है आपका x2। तो ये कंडीशन आपकी आ रही है, कंडीशन किसकी होती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन आपका हो गया, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल और भी ले लीजिए। और ये एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसके लिए हमें एक इंटरवल भी लेना पड़ेगा। और ये हमने ले लिया कि ऑन इंटरवल, और इंटरवल जो आपने ले लिया ये ले लिया 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट ये इंटरवल ले लिया। 0 टू इनफाइनाइट इंटरवल पर हमको ये देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये किस तरह का फंक्शन होगा। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पैराबोला के फॉर्म में ही आना चाहिए। चलिए यहाँ पर हमने ले लिया लेट x1 x2, आपके पास क्या है x1 x2 इस तरह के एलिमेंट हैं जो 0 से इनफाइनाइट में आपके एलिमेंट हैं। और सच दैट यहाँ से हम लोग ले रहे हैं, सच दैट इस तरह से ले रहे हैं कि x1 इज लेस देन आपका हो रहा है x2, x1 इज लेस देन आपका हो रहा है x2। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है, फंक्शन को जो लेना है हमें स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। तो दोनों साइड का यदि हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, तो जिसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा x1 x2 में से, वैसे 0 से आपका डिफाइन किया गया है तो निश्चित रूप से x1 स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा x2 स्क्वायर से, निश्चित रूप से छोटा होगा x2 स्क्वायर से। फिर भी आप यदि यहाँ पर करना चाहें तो आप कुछ लगा सकते हैं कि पहले x1 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड में x2 का मल्टीप्लाई कर दें, या दोनों साइड का स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से आपका दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा कि x1 स्क्वायर इज लेस देन हो जाएगा x2 स्क्वायर के। इस तरह से आप देखेंगे कि जो फंक्शन ऑफ x1 होता है ये होगा आपका फंक्शन ऑफ x2 से छोटा। तो ये आपका जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एक यहाँ पर प्रोसेस आप ये भी कर सकते हैं, एक तो आपने ये ले लिया और दूसरा प्रोसेस आप करना चाहें यहाँ से, यानी सेकंड प्रोसेस करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि x1 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर इज लेस देन x1 x2। ये इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट ले लिए, आप सेकंड ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार हम क्या करें, एक बार हम यहाँ पर x2 से मल्टीप्लाई कर दें, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 इज लेस देन x2 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। सेकंड और थर्ड को कंबाइनिंग फॉर्म में लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर और ये हो जाएगा x1 x2 और इज लेस देन हो जाएगा x2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि जो x1 स्क्वायर है इज लेस देन आपका हो जाएगा, इज लेस देन हो जाएगा x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर है ये इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर हो जाएगा, x2 स्क्वायर। इस तरह से आप देखेंगे कि जो फंक्शन ऑफ x1 है इज लेस देन ये हो रहा है फंक्शन ऑफ x2। इसका मतलब जो ये फंक्शन हो जाएगा ये आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप इसे लिख सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर और लेके चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स इसलिए ज़रूरी रहता है कि यदि डायरेक्ट पूछ लेगा तो भी आप लिख करके चले आएँ। थर्ड में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, थर्ड में ले रहे हैं, ये हमने ले लिया कि जो फंक्शन ऑफ x है इक्वल टू a टू द पावर x, ये भी आपका क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो a की वैल्यू है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड x जो आपका बिलोंग करेगा वो टोटल रियल नंबर्स पर बिलोंग करेगा, x टोटल रियल नंबर पर बिलोंग करेगा। यानी इसको भी यदि आप लेना चाहें तो इसी तरह से यहाँ भी ले सकते हैं, x1 x2 की वैल्यू रख करके आराम से निकल आएगा। चलिए अगले फोर्थ की बात कर रहे हैं। फोर्थ में अगला हमने फिर ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है वो मोड ऑफ x है, ये फंक्शन है, ये भी आपका इंक्रीजिंग होगा। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x बिलोंग करेगा ये 0 टू इनफाइनाइट में बिलोंग करेगा, 0 टू इनफाइनाइट में बिलोंग करेगा। यानी इस इंटरवल पर जो ये फंक्शन होगा ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मॉडुलस फंक्शन आप पढ़ चुके हैं और इसी पर देखेंगे 0 टू इनफाइनाइट पर तो वो आपका इंक्रीज कर रहा था, और यही माइनस इनफाइनाइट टू 0 पर देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग होगा। अब आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया, अगला एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर भी एक्स आपका क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपके कैसे फंक्शन हो रहे हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहे हैं, ये सब फंक्शन आपके इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन में, यदि चाहें तो इसमें एक आध दो एग्जाम्पल और भी लिख सकते हैं लॉग के रूप में, और उनके रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग भी आपका पूछ सकता है एग्जाम में, मान लीजिए डायरेक्ट दे देता है, लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल का मतलब यही होता है कि वहाँ पर फिर आपको ये बनाना न पड़े कि कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए लॉग एक्स को भी। तो ये हमने कहा कि फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी आपने ले लिया लॉग एक्स है, और यहाँ पर जो एक्स है बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगली बार एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं, ये हमने ले लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया लॉग एक्स लिया है, और यहाँ बेस ए ले लिया, लॉग एक्स ले लिया, बेस ए ले लिया। जहाँ पर कोई बेस नहीं लिखा होता वहाँ पर बेस आपका क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जहाँ कोई बेस नहीं लिखा होता वहाँ बेस ई मान लिया जाता है। यहाँ पर भी लेकिन जो ए की वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये 1 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और x बिलोंग्स टू जो करता है वो क्या करेगा, 0 टू इन्फानाइट। x बिलोंग करेगा, वो क्या बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फानाइट बिलोंग करेगा। अब आगे हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं वो किसके बारे में बात करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये घटता हुआ फंक्शन होता है, यानी ह्रासमान, इसे बोलेंगे ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन जिसका ह्रास हो रहा हो, यानी वैल्यू इसकी घट रही हो, ये इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए डिक्रीजिंग फंक्शन पर जैसे आपने वहाँ पर लिखा था सेम उसी तरह से आप यहाँ पर भी दिखाएंगे कि आपके पास दो नंबर हैं, एक x1 लेंगे, एक x2 लेंगे, फॉर ऑल x1 x2 के लिए, और ये जो बिलोंग करेंगे ये रियल नंबर में आपने बिलोंग कर दिया, ये ले लिया सच दैट, इस तरह से कि जो x1 है इज लेस देन आपका हो जाएगा x। थोड़ा सा जैसे ग्राफ वहाँ पर हमने लिया था उसी तरह से यहाँ पर फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया, ये ग्राफ आपके पास आ रहा है। यहाँ पर हमने मान लिया ये वैल्यू x1 पर है, ये वैल्यू हमने मान लिया x2 पर है, ये वैल्यू आपकी fx1 होगी, और जो आपने यहाँ पर वैल्यू ली है ये आपकी वैल्यू fx2 होगी। और ये इंटरवल मान लिया, ये a ले लिया, और ये इंटरवल हमने b ले लिया, a b इंटरवल ले लिया। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सच दैट इस तरह से हो रहा है कि जो fx1 है, जो fx1 है ये आपका ग्रेटर देन हो रहा है या इक्वल टू भी हो रहा है fx2 के, तब ये आपका जो कहलाता है ये कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तब कहलाता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। यहाँ से देख रहे हैं कि आपका x1 इज लेस देन x2 है, लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2 है, लेकिन दिस इम्प्लाई यहाँ से देख रहे हैं कि जो fx1 की वैल्यू है ये बड़ी हो रही है आपकी, तो fx1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आपका हो जाता है fx2। तो ये आपका जो कहलाता है ये कहलाता है डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से यदि x1 इज लेस देन x2 है और ये इम्प्लाइज हो रहा है कि फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 है, यानी यहाँ इक्वल नहीं है, तब ये आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आपका ये कहलाता है। वही चीज़ आप यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जब हम यहाँ पर इसकी किसकी बात करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे, तो x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर हमने ले लिया, और ये सच दैट इस तरह से ये होगा। और ये जो रियल नंबर हम ले रहे हैं ये भी रियल नंबर्स जो होगा आप किस में लेंगे, x1 x2,
जो दोनों बिलोंग्स टू करेंगे। रियल नंबर क्या, यहाँ पर एक ये ले लीजिए आप चाहें तो यहाँ पर ये ले लीजिएगा। जैसे रियल नंबर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप ये इंटरवल भी दिखा सकते हैं, ए बी इंटरवल, चूँकि यहाँ पर एक विशेष इंटरवल ही आप यहाँ पर इसे देखेंगे तो इंटरवल पर ही दिखा दीजिए बल्कि, और इंटरवल पर दिखाएंगे, इंटरवल पर ही दिखाएंगे तो ये आप यहाँ पर ए बी इस तरह से दिखा दिए, सच दैट इस तरह से है कि x1 इज लेस देन x2 है, और दिस इम्प्लाई ये करेगा कि फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2, ये हो जाएगा। तब ये आपका जो होगा ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये होगा आपके पास, ये होगा आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, फिर वही इंटरवल है यहाँ पर भी ले लीजिए आप, चूँकि रियल नंबर पर नहीं ले रहे हैं आप इस पर ले रहे हैं तो ये आप ले लीजिएगा ए और बी, इंटरवल आपने ले लिया है। यदि पूरे रियल नंबर पर ही इस तरह की चीज़ हो, नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, तो वहाँ पर आप ऐसे फंक्शन को पूरे टोटल रियल नंबर पर दिखाएंगे, और यदि हमने कि एक इंटरवल पर ही ये लिया है तो हम इसे इंटरवल पर दिखा देंगे, ए और बी पर। अब यहाँ पर यदि एग्जाम्पल की हम लोग यहाँ पर लेके बात करें तो चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल ग्रेशिया, एग्जाम्पल ग्रेशिया। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया कि कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, और ये हमने क्या ले लिया, ये ले लिया -2x प्लस 3 ले लिया। अब हम देखेंगे कि जो ये फंक्शन आपका हो रहा है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। तो यहाँ पर उसी तरह से आप लेंगे कि x1 x2 दो नंबर लेंगे जो रियल नंबर के होंगे। यहाँ पर आपने मान लिया वही लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर ले लिया, सच दैट ले लिया, और ये ले लिया x1 इज लेस देन x2 ले लिया। दिस इम्प्लाइज आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए 2x के फॉर्म में है तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2x1 हो गया, इस लेस देन 2x2 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाएंगे तो -2x1 हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी, ये हो जाएगा आपका -2x2। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड करें तो -2x1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन हो जाएगा -2x2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखेंगे ये जो आपका हो गया ये फंक्शन ऑफ x1 हो गया इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2। तो ये चीज़ कहाँ से निकल रही है, तब मिल रहा है जब x1 इज लेस देन x2 होता है, तब ये पोजीशन आपकी निकल के आ रही है। इसका मतलब ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम लोग और बात करते हैं इस पर, आगे कोई एग्जाम्पल और भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल आप ले लेंगे। अभी आपने x² वाला एग्जाम्पल लिया था, इंक्रीजिंग में हमने बताया था, जो 0 से इन्फानाइट की ओर ले गए थे। अब हम -इन्फानाइट से 0 की ओर लेकर के आएंगे तो वहाँ पर ये क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो चलिए यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं, और ये आपने ले लिया कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, ये तब होगा जब x जो आपका बिलोंग करेगा -इन्फानाइट से लेकर के 0 के बीच में, -इन्फानाइट से लेकर के 0 के बीच में जब ये बिलोंग करेगा तब हम इसे ये ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही कंडीशन हम लोग फिर करेंगे, लेट x1 x2। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए करना चाहें तो लेट x1 ले लिया, x2 ले लिया, ये बिलोंग्स कहाँ करेगा, -इन्फानाइट के बीच में बिलोंग करेगा, यानी इसी के बीच में हम वैल्यू लेंगे, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी। और सच दैट ये आपने ले लिया, सच दैट ये इस तरह से हो जाएगा कि x1 इज लेस देन x2। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं, दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो जाएगा x2 स्क्वायर। सिंस यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर सिंस आप ले सकते हैं कि जो मोड ऑफ x1 है वो ग्रेटर देन है मोड ऑफ x2 से, ये ग्रेटर देन है मोड ऑफ x2 से। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2
इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। आगे हम लोग और भी बात करते हैं, और भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया कि यदि आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है कोई, ये इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, तो ये भी आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में करेगा तब। ये हमने बताया था अभी मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ से कि यदि हमने फंक्शन ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स ले लिया, तो ये भी आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात हो रही है। अगला एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो ले लीजिए। ये आपका हो जाएगा कि लॉग, आप लॉग के रूप में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपने ले लिया लॉग ऑफ x बेस a, और यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, यानी 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये फंक्शंस आपने देखे इस तरह से, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वल फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इक्वल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अगला फंक्शन हम ले रहे हैं इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शंस। अब दो फंक्शन होंगे आपके पास, दोनों को आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। इक्वल दिखाना इसका मतलब एक फंक्शन आपने ले लिया, एक फंक्शन है आपके पास f(a)(b) ले लिया, और दूसरा फंक्शन आपने ले लिया g, ये आपने ले लिया c(2d). अब ये दोनों फंक्शन इक्वल फंक्शन तब होंगे जब a बराबर क्या हो, c हो। ये इक्वल दोनों तब कहलाएंगे, यानी ये f(x) और ये g(x) तब कहलाएंगे इफ़ यहाँ पर a है आपका वो c के बराबर हो एंड b है ये d के बराबर हो, ये हो, तब आपका जो फंक्शन ऑफ x होगा ये किसके बराबर होगा, gx के बराबर होगा। तब ये इक्वल फंक्शंस आपके कहलाते हैं। चीज़ों को समझे रहिए, अच्छे से लिखना चाहें तो इसी वे में आप लिख भी सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब f(x) इक्वल टू gx होगा तो यहाँ पर जो फॉर ऑल x होगा, फॉर ऑल x होगा, ये बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करेगा, कॉमन, किसमें, कॉमन डोमेन में बिलोंग करेगा, जो दोनों की कॉमन डोमेन होगी, कॉमन डोमेन। क्योंकि डोमेन तो एक ही है दोनों की, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, तो ये कॉमन डोमेन की बात हो गई यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ फंक्शंस में आपका क्या होगा, एक हमारे पास डोमेन होती है, डोमेन में एक हमने एलिमेंट मान लिए a1 a2 एंड सो ऑन। यहाँ पर एलिमेंट या तो m ले लीजिए या n एलिमेंट ले लीजिए, एक में m ले लेते हैं, एक में n ले लेते हैं। सपोज कर लीजिएगा हमने इसमें m एलिमेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर हम एक दूसरी हमारी है जो कोडोमेन हमने ले ली और उसको हमने b से डिनोट किया। इसके एलिमेंट हमने लिख दिया v1, v2, एंड सो ऑन हमने लिख दिया vn, यानी इसमें n एलिमेंट्स हैं। तब यहाँ नंबर ऑफ जो फंक्शंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b। तो ध्यान दीजिएगा a टू b आपका क्या होता है, यहाँ पर a टू b हम फंक्शन ले रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स होते हैं, कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं n और डोमेन में एलिमेंट्स हैं m, तो n की पावर हो जाता है m। ये आपके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। और यदि इसे लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इन कोडोमेन ये आपने ले लिया और इसकी पावर आपने ले ली, ये ले ली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये आपने ले लिया। इसे भी आप आराम से लिख सकते हैं, ये भी आप आराम से
लिख सकते हैं। इसी पर देखिएगा हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ये लिया हमने, लेट ए बी ए सेट कंटेनिंग 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट रखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस ए टू ए की बात कर रहा है। डोमेन में भी 10 एलिमेंट होंगे तो कोडोमेन में भी 10 एलिमेंट्स होंगे। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन के एलिमेंट की पावर होता है डोमेन के एलिमेंट की पावर, तो 10 टू द पावर आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। आगे हम एग्जाम्पल लेके करते हैं 93 पर। ये इफ a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू हो गया एक्स वाई, देन द नंबर ऑफ फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम a टू b। तो a में यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर आपके हो रहे हैं। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे जो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं 3 हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन में है वो आपके पास कितने, 2 हैं। तो हम जानते हैं, सीधा सा जानते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात हो रही है। नंबर ऑफ फंक्शंस आपके पास कितने होंगे, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये आपके पास ऑप्शन सही हो गया, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि इफ़ p इक्वल टू, ये आपको दे दिया गया है यहाँ से p इक्वल टू ए बी सी एंड q इक्वल टू 1 2, देन द टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम p टू q विच आर नॉट फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि हमें वो रिलेशन लेने जो फंक्शन नहीं है। तो पहले दोनों के बीच में टोटल रिलेशन लें, फिर हम दोनों के बीच में कितने फंक्शन होते हैं ये लें, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वही वैल्यू आपको पता चल जाएगी। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते थे वो नंबर ऑफ रिलेशंस आपके कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं 2 की पावर m इंटू एन, यानी यहाँ पर 3 हो गया इंटू 2 हो गया, ये हो गए नंबर ऑफ रिलेशंस। और नंबर ऑफ फंक्शंस आपने क्या पढ़ा है, डोमेन में एलिमेंट 2 हैं, और इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, डोमेन में एलिमेंट। इसे करेंगे तो 6 है, यानी ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 चौका 64, यानी 64 हो गया, माइनस 8 हो गया। इस तरह से जो वैल्यू आ गई ये 56। ये आंसर आपका जो सही है वो कौन सा आंसर सही है, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सही है। इस तरह से ये देखा आपके पास जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है। अब हम लोग आगे फिर और भी यहाँ से बातें हम लोग करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। अगले एग्जाम्पल में आपको क्या दे दिया गया है, ये देखिएगा यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इफ़ जो फंक्शन है जेड से जेड में डिफाइन है, और ये दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी से दिया गया है ये, देन तब आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको देखना है। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चलिए हमने मान लिया कि कोई एक फंक्शन जो आपको दिया गया है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन दिया है ये जेड से जेड में डिफाइन कर दिया है। तो जेड से डिफाइन में कर दिया, तो जेड का मतलब इंटीजर के लिए हम पहले 0 1 2 3 4 ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो चलिए एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम देख ले रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर, और जो फंक्शन आपको दिया है ये दिया है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू आप लगा के देख लीजिएगा, एक्स की वैल्यू जब हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर जो एफ एक्स आपका जो निकल के आएगा, यानी f0 निकल के आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, और ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं कि जो f0 की वैल्यू होगी, जो f0 की वैल्यू होगी ये हो जाएगी 0 प्लस 0 और प्लस होगी b। तो निश्चित रूप से ये बिलोंग करना चाहिए, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं, तो इसका मतलब और भी यदि आप लेना चाहें तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा जेड, यानी b इंटीजर ही होगा। एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम बात करें तो ये आपका f1 हो जाएगा, f1 इक्वल टू यदि हम यहाँ बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1
प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। अब चूंकि ये भी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए, इंटीजर रख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा है 1 भी इंटीजर है और पहले से आपने देखा है बी भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है, तो फिर बी आप ए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये दिस इम्प्लाइज हो जाएगा। यदि यहाँ से हम 1 भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है तो ए भी आपका जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर का ही पार्ट होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ए भी इंटीजर का पार्ट है, बी भी इंटीजर का पार्ट है। ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सेकंड ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगले एग्जाम्पल पर फिर बात करेंगे। और अगला एग्जाम्पल है आपका, लेट ए बी सी विद रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर्स कह रहा है और फंक्शन जो दे रहा है ए बी सी रैशनल नंबर है, लेकिन जो फंक्शन दिया जा रहा है वो जेड टू जेड डिफाइन किया जा रहा है, जेड टू जेड डिफाइन किया जा रहा है, यानी इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन किया जा रहा है। तो हम जानते हैं इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। तब आपको यहाँ से देखना है क्या वैल्यू होगी। तो चलिए पहले लिख लीजिएगा जो भी आपको दिया गया, ये फंक्शन है जो जेड से जेड में डिफाइन किया गया है और सच दैट ये इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जो है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तब a प्लस बी की वैल्यू आपको देखनी है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। यदि यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एट एक्स इक्वल टू 0 पर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका f0 होगा। अब f0 होगा तो यहाँ से आपका देखिए इंटीजर की बात हो रही थी ये भी, तो ये आपका हो जाएगा c, आपका यहाँ पर बचेगा, अकेला बचेगा c, और c होगा ये क्या होगा, एक इंटीजर का पार्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, इंटीजर का पार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम 1 की बात करें। अब हमने ले लिया एट एक्स इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर यदि हम बात करते हैं तो ये आपका f1 हो जाएगा। f1 इक्वल टू आपके पास होगा a होगा प्लस b होगा प्लस c होगा, ये भी आपके पास इंटीजर होगा। अब c आपका पहले से इंटीजर है, यदि इसको दूसरे साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे या करेंगे तो ये इंटीजर है, तो निश्चित रूप से ये इम्प्लाइज कर रहा है कि जो a प्लस बी होगा ये भी निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी एन इंटीजर। कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन सही है। इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन आपके पास सही है। अब हम लोग बात करते हैं, वो बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। देखिए कंपोजिट रिलेशन आपने पढ़ा था, अब हम बात यहाँ पर करेंगे कंपोजिट फंक्शन के बारे में। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या है आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। एक कोई भी आपके पास फंक्शन होता है जो a से b में डिफाइन है, तो a से b में आप डिफाइन कर दीजिए। ये आपने फंक्शन ले लिया, ये a ले ली, ये सेट a ले लिया, दूसरा सेट b ले लिया, ये फंक्शन ले लिया f जो इसमें डिफाइन है, दूसरा यहाँ पर एक c ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर ये दूसरा हमने ले लिया, ये फंक्शन g ले लिया, यानी फंक्शन f के लिए a डोमेन है, b को डोमेन है, लेकिन फंक्शन g के लिए जो आपका हो रहा है b डोमेन है और c को डोमेन है। तब इनमें जो यदि x एलिमेंट ले लिया, ये y एलिमेंट ले लिया, ये z एलिमेंट ले लिया, x यहाँ y से इमेज बन रहा है, y की इमेज, यदि यही सीधा डायरेक्ट इमेज ऐसे बना दी जाए तो ये बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, ये o से कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g, कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g बोला जाता है। इसे हम गॉफ के नाम से भी जान जाते हैं। तो जो गॉफ होता है ये क्या होता है, ये फंक्शन होगा, ये कहाँ से, a से डिफाइन होगा और किस में डिफाइन होगा, c में डिफाइन होगा, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसका मतलब जब हम यहाँ पर बात करते हैं जो गॉफ आपका हो गया, यानी यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन ऑफ f एंड g हो गया, और ये हमने लिया इसकी डोमेन आपकी क्या हो रही है, x की डोमेन हो रही है, x डोमेन हो रही है, तो ये किसके बराबर होगा, ये यहाँ पर पहले आप ले लेते हैं g और यहाँ पर आप लेंगे fx, इसके बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है, और ये वैल्यू तब जा कर के जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, z बनेगी। ये वैल्यू जा कर के आपकी क्या बनेगी, z बनेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि हम यहाँ से गॉफ निकालें तो नॉट इक्वल टू होता है ये फॉक के, नॉट इक्वल टू होता है फॉक के, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। इसी तरह से आज जो की क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट फिर आपसे बात होगी। थैंक यू।